हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK मैकेनिकल। तो देखिए, इस वीडियो हम टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए। तो ये वीडियो आपका पार्ट बी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये वीडियो आपका पार्ट बी है। पार्ट ए मैं आपको करा चुका हूँ, जिसमें हम कर चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सोम के क्वेश्चन कर चुके हैं और मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपका एग्ज़ाम है आपका 27 दिसंबर को, ठीक है, 27 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है नॉर्थन कोलफील्ड का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीडियो में पार्ट ए में हम कर चुके थे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन जो आपने करे होंगे, ठीक है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे आज इस वीडियो में वो थर्मल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। बाद बाकी सिलेबस और सारी बातें मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो देख लेना, प्लेलिस्ट है। और आपकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी वीडियोस में NCL के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो तैयार कर लेना वहाँ से। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में 24 क्वेश्चन पे छोड़ा था वहाँ पे, तो देखिए 24 क्वेश्चन मैं आपको पूछा था। यहाँ पे इसका आंसर आपने बहुत ही कम लोगों ने इसका आंसर दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 77 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए 77 केल्विन, तो यहाँ पे देखिए थर्मल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। तो थर्मोडायनेमिक्स का है। यहाँ से कैसे करोगे इसको, C/5, ठीक है, F - 32/9 इजकल टू K - 273/5, ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। तो हमें सेल्सियस आपको केल्विन में दे रखा है और सेल्सियस में पूछा, तो ये वाला रिलेशन आप लगाओगे इन दोनों का, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो कैसे करेंगे इसको, C/5 इजकल टू K - 273/5, ठीक है, और केल्विन आपको दे रखा है 77 केल्विन। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल कर देंगे अपन, ठीक है। C इजकल टू K का मान रखेंगे 77 केल्विन -273। तो जब इसको सेल्सियस में निकालोगे तो इसमें से माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है, इसको माइनस करोगे इसमें से, तो माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड। तो आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऊष्मा गति का वह नियम जो तापमान के मापन पर आधारित है। इसका आंसर भाई कौन बताएगा, कोई आंसर बताएगा इसका? आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहा है, जब टेम्परेचर की बात करेगा तो जीरोथ लॉ होता है, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो यहाँ आप सभी जानते हैं कि जीरोथ लॉ जो होता है वो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। उसके बाद फर्स्ट लॉ जो होता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ जो होता है वो आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। और सेकंड लॉ जो होता है वो आपका डिफाइन करता है एंट्रोपी को, ठीक है, ENTROPY, एंट्रोपी को डिफाइन करता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, हाई लेवल का नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, हीट फ्लो ऑन बॉडी टू अदर व्हेन दे हैव। एक पिंड में ऊष्मा का प्रभाव दूसरे पिंड की ओर केवल तब होता है जब उनका क्या होता है भाई, बताइए। इसका आंसर कौन बताएगा? डिफरेंट हीट कंटेंट होगा, भिन्न भिन्न ऊष्मा होती है, या डिफरेंट स्पेसिफिक हीट होगा, या डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, या डिफरेंट टेम्परेचर होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भाई डिफरेंट टेम्परेचर, तापमान भिन्न होगा। देखिए आप समझ सकते हो, कोई भी आपका एक बॉडी है यहाँ पे, एक अदर बॉडी है B, हम यहाँ मान ले रहे हैं ये A बॉडी है, ये B बॉडी है। तो यहाँ पे देखिए इसका टेम्परेचर आपका देखिए 5 डिग्री सेल्सियस है, इसका है 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो ऊष्मा का फ्लो होगा वो क्या किधर से किधर होगा, आपका लोअर टेम्परेचर होगा तो हायर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जैसे कोल्ड बॉडी होगी, ठीक है, ये आपका कोल्ड बॉडी, ये हॉट बॉडी है। तो हॉट बॉडी जो होगी ना वो उसका टेम्परेचर इधर जाएगा कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है, आप समझ गए। तो ऐसे करके ये क्या होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा तब वहाँ पे ऊष्मा का फ्लो होगा, मतलब फ्लो ऑफ बॉडी टू अदर व्हेन द हीट फ्लो होगा, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन नंबर 27।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है वो आपका आंसर बताना भाई। तो इसका आंसर कौन बताएगा भाई, क्या हो जाएगा बताइए, ए हो जाएगा या बी हो जाएगा सेकंड या सी या फोर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 273.16। याद रखना पॉइंट के बाद इतना तो सबको याद रहता है, मतलब लेकिन 0.14 भी दे रखा होता है इसने, 15 भी दे रखा होता है, तो ये ध्यान रखना 273.16 होता है केल्विन। इतना क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 4, डी आंसर इसका हो जाएगा। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, ट्रिपल पॉइंट होता है जैसे कोई भी ग्राफ बनाया आपने, ग्राफ बनाया तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज होते हैं वो आपके कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस मैंने आपको बना दिया, तो यहाँ पे तीनों फेज होंगे वो कोएग्जिस्ट करेंगे तो ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। अब एक पॉइंट और बनता है इंपॉर्टेंट, वो आपको समझना है। देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर आपको मैंने बताया 273.16 होता है, ठीक है। 0.01 डिग्री सेल्सियस में होता है, और केल्विन में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था 273.16 केल्विन। दोनों आपको वैल्यू याद रखनी है। केल्विन में क्या होता है 273.16 केल्विन, और सेल्सियस में क्या होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है भाई, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बनता है 0.00611 बार, ठीक है। ये भी वैल्यू बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है वो भी देखिए। देखिए ट्रिपल पॉइंट पीवी डायग्राम पर, यहाँ पे देखिए जब ट्रिपल पॉइंट होता है तो ऑन पीवी डायग्राम, पीवी मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम पे ये क्या होता है भाई, ये ट्रिपल पॉइंट होता है वो आपका लाइन होता है, याद रखना लाइन होता है, ठीक है। इसको ट्रिपल पॉइंट के एक अच्छे वीडियो बना के आपको डिफाइन कर दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे क्वेश्चन याद कर लो, ट्रिपल पॉइंट जो होता है पीवी डायग्राम में वो क्या कराता है, वो होता है लाइन, ठीक है। और ट्रिपल पॉइंट अगर पीटी डायग्राम में मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम पे अगर दर्शाया जाए तो वो क्या दर्शाता है भाई, आपका एक पॉइंट दर्शाता है, ठीक है, पॉइंट या बिंदु दर्शाता है। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विद इंटरनल एनर्जी यू नॉन एस। तो भाई आपको बताना है कि आंतरिक ऊर्जा के साथ दबाव और मात्रा पीवी के उत्पाद के योग को क्या परिणाम है। इसका आंसर कौन बताएगा, बताइए। एंट्रोपी होता है या एंथैल्पी होता है या एंट्रोपी होता है या स्पेसिफिक हीट होता है या वर्क डन होता है, बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा आपका एंथैल्पी। तो भाई एंथैल्पी क्या होती है भाई, देखिए एंथैल्पी मैंने आपको बताया था, एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H बराबर U प्लस PV, ठीक है। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम के योग को हम एंथैल्पी कहते हैं। इतना क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए इसमें से क्या आंसर होगा, इसका आंसर बताइए। तो भाई यहाँ पे देखिए कुछ कौवा बिल्ली ट्रैफिक की आवाज़ आ सकती है, तो आपको क्या करना है, उस पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल की क्या आंसर होगा, इसमें से आंसर बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा साइकिल इंटीग्रेशन dq/t इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे जो साइकिल होते हैं उसके लिए एंट्रोपी के लिए वो थोड़ा देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। साइक्लिक इंटीग्रेशन dq/t अगर लेस देन 0 हो तो ये साइकिल इरिवर्सिबल होगा, ठीक है, इरिवर्सिबल होगा, क्लियर। दूसरा केस बन जाता है इंटीग्रेशन, साइकिल इंटीग्रेशन dq/t इजिकल टू 0 होगा। तो अगर 0 आ जाए तो वो रिवर्सिबल साइकिल के लिए होगा, ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए होगा, रिवर्सिबल साइकिल के लिए हुआ। नेक्स्ट केस क्या बनता है, नेक्स्ट केस बनता है साइकिल इंटीग्रेशन dq/t इज़ ग्रेटर देन 0।
अगर ये केस बन जाएगा ये थर्ड वाला तो साइकिल इम्पॉसिबल होगा, ठीक है, साइकिल इम्पॉसिबल होगा। तो तीनों केस आपको याद रखना है। अगर इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी इज़ लेस देन ज़ीरो है तो इरिवर्सिबल साइकिल के लिए होगा, ये आपका अभी पूछा था उसमें सही था। डी क्यू अपॉन टी साइकिल इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी इजकल टू ज़ीरो होगा, इजकल टू ज़ीरो होगा तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए होगा। और डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइकिल डी क्यू अपॉन टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो साइकिल इम्पॉसिबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये एंट्रोपी से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस दैट इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, निम्नलिखित से किस पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी केवल तापमान के फलन होते हैं। तो इसका आंसर बताइए भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आएंगे आपके। तो बताइए, एनी गैस या सैचुरेटेड स्टीम या वाटर या परफेक्ट गैस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका परफेक्ट गैस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 31, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द प्रोसेस लाइन पी की पावर n इजकल टू सी एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज विल। तो मैंने ये बहुत बार आपको समझाया है, जैसे n की वैल्यू जब इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैल्यू अब n की इंक्रीज़ करोगे तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे कौन बताएगा इसका आंसर बताइए भाई। तो देखिए ये हो जाएगा, एन की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करते जाओगे तो ग्राफ होगा वो कम क्लोजर टू बाई एक्सिस के क्लोज़र हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए भाई, यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, उसमें ये देखिए थोड़ा समझ लीजिए, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस है, क्लियर। इसके बाद देखिए आपका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, बहुत बार बता चुका हूँ इसको मैं। ये n इजकल टू ज़ीरो होता है, यहाँ पे n इजकल टू 1 होता है, और 1 इज़ लेस देन n इज़ लेस देन गामा, ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखिए n इजकल टू गामा होता है यहाँ पे, और n इजकल टू यहाँ पे होता है इनफाइनाइट। ये आपको बहुत बार प्रोसेस बता चुका हूँ मैं, तो आपको याद हो गया होगा। तो जैसे n की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है पता है, ये जो ग्राफ है ना वो आपके क्लोज़र होता जा रहा है बाई एक्सिस पे। तो बाई एक्सिस ये है ना, बाई एक्सिस के क्लोज़र होता जा रहा है, तो यही आपको आंसर पूछ रहा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम होता है वो किस पे डिपेंड होता है बताइए, प्रेशर होगा या टेम्परेचर होगा, हीट होगा या वॉल्यूम होगा। आपका आंसर देखिए, आपका जो एग्ज़ाम में 27 दिसंबर को है, आपको आंसर देते रहना है थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद करके। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं दो ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, हीट होगा या फिर टेम्परेचर होगा। आप बताइए इसका आंसर कौन बताएगा। देखिए एंट्रोपी जो होता है उसका किस पे डिपेंड करती है, आपकी हीट पे डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है, वही आपकी एंट्रोपी होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला इसका जो बन जाता है वो क्या होता है, डी एस इजकल टू डी क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हीट पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना ध्यान से, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है ध्यान से समझना। ए परपेचुअल मोशन मशीन इज ए, परपेचुअल मोशन मशीन जो होती है वो भाई होती क्या है बताइए। थर्मोडायनेमिक मशीन होती है इज ए, या नॉन थर्मोडायनेमिक मशीन होती है, या हाइपोथेटिकल मशीन होती है, या ए हाइपोथेटिकल मशीन हुज ऑपरेशन वुड वायलेट हैव लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताइए। तो देखिए इसका आंसर भाई हो जाएगा आपका, मैं आपको बता दूँ, ये हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर। एक परिकल्पित मशीन जिसका संचालन ऊष्मा गतिकी के नियमों का अवमान। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। एक परिकल्पित मशीन जिसका संचालन ऊष्मा गतिकी के नियमों की अवमानना करता है। ए हाइपोथेटिकल मशीन हुज ऑपरेशन वुड वायलेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक मशीन होती है PM1, ठीक है, PM1 होता है जो आपका फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होती है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, PM1। अब PM1 होती है, ठीक है, प्रथम
फर्स्ट परपेचुअल मशीन करके कुछ इसका नाम होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए ये होता क्या है। PMM1 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये होता है जैसे मान लो किसी भी सिस्टम को आपने Q ऊष्मा दी, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे वर्क प्राप्त हो रहा है, ये W वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि Q जैसे आपको कोई भी ऐसी मशीन जिसको आपने ऊष्मा नहीं दी, ठीक है, और आप उससे वर्क प्राप्त कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। आपको हीट देने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपने हीट कुछ भी हीट नहीं दी, उसको वर्क प्राप्त कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये PMM1 के अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, PMM2 जो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, ये क्या होती है, सेकंड लॉ, ठीक है, समझ लेना सेकंड लॉ के। तो ये क्या कहता है कि हम क्यों दे रहे हैं भाई किसी भी सिस्टम को, मतलब ऊष्मा दे रहे हैं किसी भी सिस्टम को 100%, ठीक है, 100% दे रहे हैं, चलो हमने 100% उसको ऊष्मा दी किसी भी सिस्टम को, किसी भी मशीन को, और W उससे प्राप्त कर रहे हैं 100% ही प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। आप 100% आपको ऊष्मा दे रहे हो उसको, तो वर्क 100% तो नहीं मिलता है ना, ये आप सभी जानते हो, ये आपका प्रैक्टिकली है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये आपका PMM2 के अकॉर्डिंग होगा, जो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे देखिए 100% आपको ऊष्मा दे रहे हो, वहाँ पे तो कुछ तो फ्रैक्शन लगेगा ना इंजन में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका लॉस होगा। चलिए, तो आप समझ गए होंगे PMM1 और PM2 होता क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, द एरिया बिलो द PV डायग्राम ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट। तो एरिया ऑफ आपको PV डायग्राम में बताना है कि क्या हो सकता है भाई, इसका आंसर बताइए। हीट ट्रांसफ़र होता है, या मास ट्रांसफ़र होता है, या एंट्रोपी होता है, या वर्क ट्रांसफ़र होता है, आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका PV डायग्राम की अगर बात करी जाए तो एरिया ऑफ उसके नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए जो रिप्रेजेंट करता है एरिया, वो आपका होता है आंसर आपका वर्क ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ देखिए P2 और ये P1, ठीक है, थोड़ा रॉन्ग बन गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह PV डायग्राम है, ठीक है, ये V2 है, ये V1 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व होगा, यहाँ पे जो PV डायग्राम में, PV डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व होगा, वो आपका क्या शो कराएगा, वो आपका शो कराएगा वर्क ट्रांसफ़र, ठीक है, वर्क ट्रांसफ़र शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। और आपका TS डायग्राम में मतलब टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम में अगर बात करी जाए, ठीक है, एंट्रोपी डायग्राम में TS डायग्राम की बात करी जाए, तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र दर्शाएगा, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र आपको शो कराएगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अगर PV डायग्राम में और आपको एरिया अंडर द कर्व पूछ रहा है तो आपका वर्क ट्रांसफ़र होगा, और अगर TS डायग्राम में पूछ रहा है टेम्परेचर एंड क्या होगा, एंट्रोपी, तो उसमें पूछ रहा है तो आपको हीट ट्रांसफ़र शो कराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ये आपका NCL के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है SSC JEE में भी, और ESE में, ESE आपका एग्ज़ाम है, ISRO एग्ज़ाम है, इसमें बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन है। तो देखिए, वन रिवर्सेबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 1600 केल्विन T2 केल्विन, अनदर रिवर्सेबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन T2 केल्विन and 400 Kelvin if both the engine have the same heat input and output, the temperature T2 is equal to। तो यहाँ पे देखिए समझ लीजिए हिंदी में, एक उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन 1600 केल्विन और T2 केल्विन के बीच प्रचालन करता है, और एक अन्य उत्क्रमणीय इंजन T2 केल्विन और 400 केल्विन के बीच प्रचालन करता है। तो यदि दोनों इंजनों की ऊष्मा निर्विष्ट मतलब आपका हीट इनपुट आपका सेम है, तो आपका T2 टेम्परेचर क्या होगा, इसका आंसर भाई आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है, सॉल्व करके कोई बता सकता है, कोई बंदा है जो ये वीडियो देख रहा है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सके। देखिए इस वीडियो का इस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन बंदा होशियार है, कौन कर सकता है। और इसका मैं आपको हिंट भी दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हिंट देने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, देखो, अगर आपकी इफ़िशियंसी अगर सेम है, इफ़िशियंसी जैसे सेम है आपकी, ठीक है, तो आपका एक फार्मूला लगता है T2 इजकल टू अंडर रूट में T1 इंटू T3। तो इसी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता सॉल्व करके बता देना। अगर वर्क डन सेम है, आपका वर्क डन सेम है या वर्क आउटपुट सेम है, तो एक फार्मूला लगता है T2 इजकल टू T1 प्लस T3 अपॉन 2। ठीक है, ये फार्मूला लगते हैं। तो पहले वाला जो फार्मूला था T2 इजकल टू अंडर रूट T1 इंटू T3, तो टेम्परेचर आपको डायरेक्ट रख देना वहाँ पे। ठीक है, और सॉल्व करके बता देना क्या होगा। तो समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, देखते हैं कौन इसका आंसर बता सकता है। तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, फॉर एनी गैस के लिए भाई क्या होगा, सी पी इज इक्वल टू सी वी होगा, या सी पी इज लेस देन सी वी होगा, या सी पी इज ग्रेटर देन सी वी होगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी। ठीक है, सी वी होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा सी पी बड़ा होता है, सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी होता है। ठीक है, ये आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे, तब आपको प्रूव करूँगा सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी होता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या है इसमें, सी पी अपॉन सी वी इजकल टू गामा होता है। ठीक है, ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाता है। तीसरा फार्मूला क्या बनता है, सी पी माइनस सी वी इजकल टू आर होता है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाद बाकी मैंने बहुत सारे करा दिए हैं क्वेश्चन। और देखिए, एक वीडियो मैंने आपको बनाया था थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट लॉ, 0th लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ के। तो उसको एक बार आप देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, बहुत डीपली मैंने पढ़ाया है उसमें। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, या प्लेलिस्ट में आपको जाके देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये सभी एग्जाम के लिए बनता है। चार्ल्स लॉ स्टेट, तो चार्ल्स लॉ भाई क्या बताता है, बताइए, कोई आंसर बताएगा, ए बी सी डी, बताइए इसका आंसर कौन बता सकता है। तो देखिए, चार्ल्स लॉ के लिए भाई बनेगा V1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T2। तो भाई ये करते कैसे हैं, ये पता हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला आता है PV अपॉन टी इजकल टू सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है सिर्फ। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो आपका होगा आपका बॉयल्स लॉ। प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो आपका चार्ल्स लॉ हो जाता है। और वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रख दिया जाए तो यहाँ पे आपका हो जाता है गेल-साक लॉ। तो यहाँ पे देखिए, समझिए, पी वी अपॉन टी इजकल टू सी में अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ, प्रेशर को हटा दिया, तो वी अपॉन टी इजकल टू सी बन जाता है। ठीक है, यही तो बनेगा। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे यहाँ पे क्या हम कैसे लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 और इजकल टू V2 अपॉन T2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ। बाद बाकी बॉयल्स लॉ के लिए आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी इजकल टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, P इजकल टू 1 अपॉन सी वी भी हो जाएगा वहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 देखिए, 38 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांडर वॉल इक्वेशन में बी रिटन एज, तो वांडर वॉल इक्वेशन होते हुए कैसे रिटर्न करेंगे, ए बी में से ही एक आंसर है, आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा वो बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्या है, वांडर वॉल इक्वेशन, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में वी माइनस बी इजकल टू आर टी। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स ऑफ एक्सपांशन इन द एन इक्वेशन पी वी की पावर एन इजकल टू सी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इट। तो ये देखिए पी वी की पावर एन इजकल टू सी में एन की जो वैल्यू होती है, एन की वैल्यू वो डिफरेंट होती है, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखी जाए, क्या आपका जो वो है ना प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, 1 होगा या इनफाइनाइट होगा या बी होगा या 0 होगा, बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, एन की वैल्यू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स में आप इनफाइनाइट रखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट।
तो एन की वैल्यू आप इन्फाइनाइट रखोगे तो होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको ग्राफ भी बनाया था, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही जल्दी से बता दे रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है n इजकल टू 0 मतलब कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। ये वाली लाइन होती है वो n इजकल टू 1 होता है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये वाली लाइन है वो 1 इज़ लेस देन n इज़ लेस देन गामा, ये आपकी होती है पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो लाइन होती है वो n इजकल टू गामा होती है, मतलब आपकी आइडियाबैटिक होती है। और ये वाली जो लाइन है ये आपकी होती है n इजकल टू इनफाइनाइट, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इतना क्लियर हो गया होगा, ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइडियाबैटिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ पे 2 आइडियाबैटिक हैं, 2 आइडियाबैटिक और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है भाई। ऑटो साइकिल होगा आपका, या डीजल साइकिल या जूल साइकिल या डुअल साइकिल। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल में आपके 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, 2 कांस्टेंट आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑटो साइकिल होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है, ये बात तो आपको पता है। और ऑटो साइकिल जो बनता कैसे है वो आपको बताइए, कोई बता सकता है। चलो मैं बता रहा हूँ। देखिए कभी कभी इंटरव्यू में तुम जाओगे, ठीक है, इंटरव्यू में जाते हैं तो ऑटो साइकिल भाई बनवा लिया जाता है, ठीक है। ऑटो साइकिल बनवा लिया जाता है, भाई ऑटो साइकिल कैसे बनेगा वो आपको बना के दिखाना है, ठीक है। तो भाई ये होते हैं, इस तरीके से बनता है। यहाँ पे क्यू एस होगा, क्यू सप्लाइड होगा, यहाँ पे क्यू रिजेक्टेड होगा। उसके बाद 1 2 3 4 प्रोसेस होते हैं, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ये जो होंगे दोनों वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होंगे, ठीक है, पी और वी। क्लियर, बनवा लिया जाता है, ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आईसी इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो हीट सप्लाइड विच थर्मोडायनेमिक्स एयर साइकिल हैज़ मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी। तो देखिए सेम कंप्रेशन रेशियो पे और आपको बताना है कि विच थर्मोडायनेमिक्स एयर साइकिल हैज़ मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी किसकी हो सकती है वो बताइए भाई। आंसर ऑटो साइकिल की होगी, या डीजल साइकिल की, या डुअल साइकिल, या ऑल साइकिल। आंसर बताइए इसका। देखिए सेम कंप्रेशन रेशियो आप जब दे, सेम कंप्रेशन रेशियो जब दे तो एक याद कर लो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे याद करना है। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डुअल, इज़ ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल, ठीक है। ये याद कर लो आप। सेम कंप्रेशन रेशियो पूछे, अगर वो पूछे सेम कंप्रेशन रेशियो पे किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो भाई ऑटो साइकिल की सबसे ज़्यादा दिख रही है आपको। उसके बाद उससे कम डुअल की, उससे कम फिर डीजल की। सेम कंप्रेशन रेशियो पे पूछे तो इसका आंसर बेशक हो जाएगा आपका ऑटो साइकिल। अब डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो पे अगर पूछे तो डीजल साइकिल उल्टा कर देना, फिर डीजल डुअल ऑटो। क्लियर, तो ऐसे कंपेयरिंग में पूछा जाएगा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सेम कंप्रेशन रेशियो पे या डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सेम कंप्रेशन रेशियो पे, दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी। तो सेम कंप्रेशन रेशियो पे आपका होगा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा, डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो पे होगा आपका डीजल साइकिल की ज़्यादा। क्लियर, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 इंपॉर्टेंट बन जाता है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ऑटो साइकिल इज गिवन बाय। तो आइडियल ऑटो साइकिल की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो भाई क्या होती है, कौन इसका आंसर बताएगा। तो ये होता है 1 - 1/r⁻⁴ गामा-1, मतलब क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर अगर यहाँ पे बढ़ाओगे, आर अगर इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पे भाई आपका गामा होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, और एफिशिएंसी होती है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। अगर कट ऑफ रेशियो जैसे आर होता है आपका कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे अगर बढ़ाओगे तो आपका गामा होता है आइडियाबैटिक से वो भी बढ़ेगा, उसके बाद एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर, ये चीज़ याद रखना, ऑटो साइकिल एफिशिएंसी ऐसे बढ़ेगी। बाद बाकी अगर घटाओगे तो एफिशिएंसी भी घट जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कंप्रेसर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्रेसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक यहाँ पे इंडस्ट्रियल के लिए। तो याद रखना कंप्रेसर के लिए क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो रोटरी कंप्रेसर जो होता है वो भाई किस लिए होता है, इसका आंसर भाई कौन बताएगा। रोटरी कंप्रेसर होता है वो आप बताइए, लार्ज डिस्चार्ज या हाई प्रेशर के लिए, लो डिस्चार्ज या हाई प्रेशर के लिए, लार्ज डिस्चार्ज या लो प्रेशर के लिए, लो डिस्चार्ज या लो प्रेशर के लिए। बताइए इसका आंसर कौन बताएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लार्ज डिस्चार्ज एंड लो प्रेशर। याद रखना रोटरी जो कंप्रेसर होते हैं वो लार्ज डिस्चार्ज होते हैं और लो प्रेशर होता है, याद रखना। और यहीं पर रेसिप्रोकेटिंग की अगर बात कर लिया है, रेसिप्रोकेटिंग आपके पिस्टन एंड सिलेंडर वाले, तो इसमें क्या होता है पता है, इसमें होता है आपका हाई प्रेशर होता है, प्रेशर हाई होता है, और डिस्चार्ज होता है ना वो कम होता है, लो डिस्चार्ज हाई प्रेशर, ये याद रखना।
रोटरी में ज़्यादा होता है, डिस्चार्ज ज़्यादा होता है और लो प्रेशर होता है, प्रेशर को लो करेंगे। और इसमें क्या है भाई, इसमें पिस्टन लगेगी तो प्रेशर तो ज़्यादा होएगा, तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा और डिस्चार्ज इसका कम रहेगा आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीट ट्रांसफ़र का है। आई डोंट नो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अदर एग्जाम के लिए, एनसीएल की मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पे रख रखा है। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन स्फेरिकल इज गिवन बाय। तो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होता है वो स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल जो आपका होगा वो उसके लिए भाई क्या होगी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2K/H। याद कर लेना इसको डायरेक्ट, ठीक है, 2K/H होता है। दूसरा अगर बात करी जाए सिलेंडर के केस में, ठीक है, अगर सिलेंडर है आपका पूरा तो उसके केस में क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन वो होगी आपकी K/H। तो याद रखना गोले के लिए भाई होगी, गोले के लिए भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वो 2K/H होगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखना, ये स्फेरिकल है और ये आपका सिलेंडर है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा 2K/H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर COP एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप इज गिवन बाय। तो भाई रिलेशन आपको बताना है, कौन सा रिलेशन इसमें से सही हो जाएगा वो आपको बताना है भाई। बताइए, देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर बताइए इसका, कौन बताएगा, ABCD इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर आपका 45। तो 45 का आंसर बताना है आपको, क्या हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका COP रेफ्रिजरेटर इजकल टू COP हीट पंप -1। अब भाई कैसे आया, तुमने तो पढ़ा है, क्या तुमने पढ़ा है, देखो COP हीट पंप इजकल टू 1 + COP रेफ्रिजरेटर, ये पढ़ा है। लेकिन रेफ्रिजरेटर जब निकालोगे ये वाला यहाँ से तो COP -1 ही तो आ जाएगा यहाँ पे, तो C हो जाएगा कि नहीं, क्लियर हो गया। और COP डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, उसकी COP इज़ ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये आपका यहाँ पे ये एक अदर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IC इंजन से रिलेटेड है। देखिए द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन। तो फायरिंग ऑर्डर से क्या समझते हो, फायरिंग ऑर्डर देखो यहाँ पे क्या है, पावर स्ट्रोक किस किस सिलेंडर में ज़्यादा। आपको देखिए जैसे आपकी एक गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, तो उसमें बहुत एक सिलेंडर तो लगा नहीं होगा, पिस्टन सिलेंडर। यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बहुत बड़ी वैन है, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी गाड़ी है एक, तो उसमें बहुत सारे सिलेंडर लगे होंगे, ठीक है, 6 सिलेंडर 4 सिलेंडर ऐसे करके लगे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे जो सिलेंडर होते हैं वो पावर स्टॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको वहाँ बना दे रहा हूँ, ये आपके 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। पिस्टन भी वही बना दे रहा हूँ, ठीक है, पिस्टन बना दे रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे पिस्टन बना दे रहा हूँ उनकी। देखिए ये 1 सिलेंडर 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले इसका फायरिंग ऑर्डर जो होगा, सबसे पहले भाई क्या होगा, इसका फायरिंग ऑर्डर की मैं बात करूं तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए B हो जाएगा, ठीक है, 1 5 3 2 1 5 3 6 2 4। तो सबसे पहले 1 चलेगा, फायरिंग ऑर्डर बनाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद देखिए 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। तो ये ऐसे करके होता है, पावर स्टॉक बनाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं अदर 4 स्टॉक की बात करूँ, 4 स्टॉक, तो मैंने आपको बना दिया, देखिए 1 2 3 4 इंजन बना दिए मैंने, 4 सिलेंडर इंजन बना दिए, पिस्टन सिलेंडर इंजन। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा पता है, इसका फायरिंग ऑर्डर क्या होगा पता है, इसका फायरिंग ऑर्डर होगा 1 3 4 2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 47। देखिए 1 हॉर्स पावर इजकल टू, तो 1 हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर होता है आपका 746 वाट। ये होता है, बहुत बड़ा पड़ा है, लेकिन इसमें 746 वाट तो दे नहीं रखा है, तो भाई 746 से जो कम होगा वही लगा दो आप, ठीक है। तो ये आपका डी आंसर होगा 735 वाट, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कभी कभार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजन रहते हैं लोग। 48 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्रेशन रिंग इन ऑटोमोबाइल इंजन। तो देखिए आपका पिस्टन सिलेंडर जब होता है, पिस्टन सिलेंडर होता है, तो पिस्टन में आपकी एक कंप्रेशन रिंग होती है, आपकी ऑयल रिंग होती है, याद रखना, सुन तो रहे हैं आप, ठीक है, सुन लेना ध्यान से। एक ऑयल रिंग होती है, एक कंप्रेशन रिंग होती है। यहाँ पे आपको कंप्रेशन रिंग पूछिए, तो देखिए कंप्रेशन रिंग की जो वैल्यू होती है 2 से 4 होती है, याद रखना। तो मिनिमम पूछिए भाई, तो 2 आंसर इसका हो जाएगा, 2 आंसर इसका हो जाएगा। मिनिमम होती है 2, मैक्सिमम होती है 4, ठीक है। ये एक तो क्वेश्चन बन गया आपका कंप्रेशन रिंग को लेके।
अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन जाता है आपका ऑयल रिंग। भाई ऑयल रिंग कितनी होती हैं, तो आपकी ऑयल रिंग भाई यहाँ पे आपकी ऑयल रिंग लगी होती है पिस्टन पे, तो ऑयल रिंग की जो संख्या होती है भाई वो कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा? ऑयल रिंग की संख्या भाई एक से या दो होती है, एक होती है या दो, तो मिनिमम पूछे तो एक और मैक्सिमम पूछे तो दो। ठीक है, ये याद रखना हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 49। द टू स्ट्रोक इंजन है, तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं भाई, पोर्ट होते हैं। ठीक है, वाल्व की जगह पे भाई, वाल्व की जगह पे पोर्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूज टू स्पार्क इग्निशन इंजन, तो स्पार्क इग्निशन इंजन अब पूछ लिया जाता है भाई, एसआई का मतलब क्या है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन। सीआई का मतलब क्या है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, सीआई मतलब होता है आपका डीजल साइकिल, एसआई होता है आपका ऑटो साइकिल। ठीक है, तो एसआई भाई क्या हो जाएगा बताइए, एसआई हो जाएगा आपका, एसआई इंजन जो हो जाएगा आपका ऑटो साइकिल हो जाएगा। ठीक है, ऑटो साइकिल बता चुका हूँ, बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीएल में नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ईएससी, एसएससी, जेई या आपका डीएमआरसी जेई। ठीक है, देखिए विच डिनोटेड पाथ ए फॉलोइंग बाई ऑटो साइकिल इज बिलो पीवी डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है ये वाला। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, पाथ बताना है, इसमें से आपको ट्रेस करना है, इसमें पाथ बताने का ऑटो साइकिल क्या होगा। तो देखिए ऑटो साइकिल के लिए हो जाए 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 7 और फिर 1, ये हो जाएगा। तो ये देखिए 1 2 4 7 1, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ रहा होगा ऑटो साइकिल के, ये आपका पाथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए आईसी इंजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है सीआई, तो इसमें जो होता है, जो कंबशन होता है वो क्या होता है भाई, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस होता है। और अगर एसआई की बात करूँ मैं, एसआई की बात करूँ तो एसआई में आपका होता है होमोजीनियस। ठीक है, समान मिश्रण होता है एसआई इंजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, द डिले पीरियड इन ए पेट्रोल इंजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो डिले पीरियड क्या होता है भाई, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 53 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या हो सकता है इसका आंसर भाई, ABCD जो भी लगे आपको वो बताना है। ठीक है, बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाद बाकी टेंशन नहीं लीजिए। देखिए इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप पूछ लेना, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आप बताना, और डिलीवरी पीरियड क्या होता है वो भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि HPCL में भी पूछा गया है, इंडियन ऑयल में भी पूछा गया है, IOCL में भी, और आपका ये क्वेश्चन आपका इसरो में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज़ ए हीट एक्सचेंजर ऑफ टाइप, तो ऑटोमोबाइल में जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, कोई आंसर इसका बता दे जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रॉस फ्लो। ठीक है, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर हो जाता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे ट्यूब होती है, इस तरीके से मैं आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये ट्यूब होती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके की ट्यूब होती हैं, यहाँ पे हॉट जो गैस होती हैं वो फ्लो करती हैं, यहाँ पे हॉट जो फ्लूइड होता है वो आउट होता है। ठीक है, आउट होता है। बाद बाकी इस तरीके से ये बना हुआ होता है, इस तरीके से आपने फिगर देखा होगा। ठीक है, किसी में भी तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, बाद बाकी कोल्ड फ्लू हॉट फ्लूइड आउट होता है। तो ये जो होता है ना क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिए हैं भाई, 54 क्वेश्चन आपको मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे तो देखिए 54 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए हैं, 54 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाद बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट सिलेबस के अनुसार मैं कराऊंगा। चाहे फ्लूइड होगा, फ्लूइड बचा हुआ है, और आपका प्रोडक्शन बचा हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुझे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। बाद बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और बाद बाकी देखो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो इसकी PDF प्राप्त करने के लिए। और देखो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रखे हैं, यहाँ पे इंडियन ऑयल के लिए टॉप 100 बनाया है, पार्ट A और पार्ट B बनाया है, आपको पता होगा। और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ एक और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे टॉप 200 क्वेश्चन मैंने आपको तैयार कर रहा हूँ। तो जिसमें से 50 क्वेश्चन मैंने आपको तैयार कर रखे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो भी देख लेना आप लिस्ट में जाके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो देखिए NCL के लिए मैंने बना रखा है, देखिए इस तरीके से होंगे। NCL का ये है 1 है 2 है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको
पार्ट बना रखे हैं, ठीक है। टॉप 50 जो मैं बनाया था, टॉप 100 वाला, वो आपको मैं तैयार कर रहा हूँ। बाद बाकी आप समझ गए होंगे, ये सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा NCL के नाम से, ठीक है। NCL के नाम से होगा तो वहाँ से आप देख लेना। देखिए, जिन लोगों का IOCL का एग्ज़ाम है, IOCL पानीपत का एग्ज़ाम, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, टॉप 100 वाले को ज़रूर देखना है आपको। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि आपको वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो भी हैं, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे क्या नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, तो बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।